तो आज हम लोग जो प्लांट कर रहे हैं वो सरसों उसको कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। बॉटनिकल नेम ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस है। फैमिली जो अब रिवाइज होने के बाद है वो ब्रेसिकेसी है, और पहले इसको क्रूसीफेरी के नाम से जानते थे, क्योंकि यहाँ पर आप जो ये पेटल्स देख रहे हैं ये क्रूसीफर अरेंजमेंट इनका होता है, दो और दो के पेयर में ये लगते हैं 2+2 में, तो इस वजह से इनको क्रूसीफेरी कहते हैं। साथ में इसमें एक जो एंडोशियम है वो भी 6 होते हैं, 2 और 4 के हिसाब से। दो जो बड़े हैं वो बाहर होते हैं, 4 छोटे अंदर होते हैं। तो इसको भी जो है वो डायडानेमस कंडीशन भी इसको बोल देते हैं। तो काफ़ी कुछ इस फैमिली में ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये 12th से हमको पढ़ाई जाती है। जब हम 12वीं या 10वां, आजकल 10वीं से भी पढ़ाई जा रही होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ आप इसका फील्ड में एक वीडियो देख रहे हैं, जो कि जो आसपास के खेत है वहाँ जाके बनाया गया है। इसमें आपको इसका हैबिट दिख रहा है, जो कि हर्बेशियस है। प्लांट एनुअल होता है, तो सालाना प्लांट है, इसको पेरिनियल फॉर्म में नहीं करते, और इसमें इसकी कल्टीवेशन होता है। वाइल्ड में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, और पर्टिकुलर सीज़न पे ही ये ग्रो किए जाते हैं प्लांट। और इनमें सभी में आप देख रहे हैं कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है। इसको कॉरिम्बोज रेसीम कहते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये है तो रेसीम, लेकिन इनकी जो अनइक्वल लेंथ होती है फ्लावर्स की, जो पुराने फ्लावर उनकी जो लेंथ है पेडिसिल की वो ज़्यादा होती है, और जो नए फ्लावर्स हैं उनकी छोटी होती है। तो सब एक ही जाके एक ही लेवल पे लगभग अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में ख़त्म होते हैं, इसलिए इसको कॉरिम्बोज रेसिम कहते हैं। और यहाँ पर आप इसका ये एंड्रोशियम वाला पार्ट और जो गाइनोशियम आप दिखाई पड़ रहा है, इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद के फ्लावर्स हैं। तो गाइनोशियम काफ़ी इसमें सुपीरियर होता है, तो ऊपर की तरफ आ जाता है, बाकी धीरे धीरे बाकी प्लांट के पार्ट जो हैं वहाँ से गिर जाते हैं। और ये इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं जो बट फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें अनइक्वल लेंथ आप देख सकते हैं अलग अलग बट्स की। और फ्लावर्स में हम देखें तो बहुत ही करेक्टरिस्टिक आपको क्रोसीफर अरेंजमेंट दिखाई पड़ता है, दो और दो के पेयर में। ब्राइट येलो कलर के होते हैं, तो पहचानने में बहुत आसान होते हैं। पत्तियां भी इसकी आप देख सकते हैं, जो अल्टरनेट टाइप की होती हैं, और सिंपल फॉर्म है पत्ती की, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और यहाँ पर ये स्टेम वगैरह भी आप देख सकते हैं, और फ्रूट जो है वो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी अब ऑलमोस्ट जो है वो उसको कह सकते हैं कि मेच्योर होने के वाले हैं। इसको हिंदी में कहें एकदम, जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें ये कहा जाता है कि सरसों पक रही है। और तब जो है वो फ्लावर आपको नहीं दिखते, क्योंकि उससे पहले फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है, और फिर जो फ्लोरल पार्ट है उनका काम ख़त्म हो गया होता है। तो सिर्फ गाइनोशियम वाला पार्ट है वही आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो ग्रो करता है, और उसी में सीड्स बनते हैं। और वो सीड्स जो ऑयल है उसको ऑब्टेन करने के लिए उसकी पिसाई वगैरह होती है, और फिर ये एक इस तरह से ऑयल यील्डिंग क्रॉप कही जाती है, ब्रेसिका कम्प्रेस्टिस। तो ये इनके जो फ्लोरल पार्ट हैं वो देख लिए, वेजिटेटिव पार्ट हैं वो देख लिए, और ये जो इनके आफ्टर फर्टिलाइजेशन की कहानी है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये सारे के सारे आपको ये जो इनके फ्रूट्स होते हैं करेक्टरिस्टिक से लिखा हुआ वही दिखाई पड़ रहे हैं। तो जब तक ये फ्रूट बनते हैं तब तक जो रंग है वो भी पत्तियों का काफ़ी जो ब्राइट ग्रीन होता है उससे हल्का हल्का डल होने लगता है। और नीचे की पत्तियां अक्सर इसमें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे इसमें फ्रूटिंग एकदम मेच्योर होने की अवस्था में आती है, तो नीचे का जो सेनेसेंस है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हार्वेस्टिंग के बाद भी जो इसके पार्ट्स हैं वो खाने में काम में आते हैं। लोग अपना फूड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, फीड के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरा प्लांट जो है लगभग यूटिलाइज़ कर लिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो इसी प्लांट को हम अभी तो फील्ड में देख रहे हैं, इसके बाद हम इसको लैब में ले जाके देखेंगे, और फिर बारी बारी इसके सारे जो कंपोनेंट हैं फ्लावर्स के और प्लांट के उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रूट इसमें टैप रूट होती है। और यहाँ पर आप बहुत जो यंग एकदम प्लांट है उसको देख रहे हैं, जहाँ पर आप जो पत्तियों का रंग है वो आप देखिए कि कितना ब्राइट ग्रीन होता है। और अभी आपने जो देखा है वहाँ पर आप देख रहे हैं कि डल ग्रीन होने लगता है, लगभग वो स्लेटी सा कलर हो जाता है पत्तियों का जैसे जैसे प्लांट मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। तो जब कभी भी हम स्टडी करते हैं मॉर्फोटेक्सोनॉमी, तो पहले हमें उसमें जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर प्लांट को देख लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सब पत्तियाँ, इनका साग वगैरह बनाया जाता है। सरसों का साग आपने सुना ही होगा, सरसों का साग है। और बाकी भी इसमें जो सब्जियां बनती हैं उसमें भी डाल दी जाती हैं पत्तियां, तो एडिबल होती हैं, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं होती। ये स्टेम ऑब्जर्व कर लीजिए, बहुत गोल होता है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल और सॉलिड होता है।
हल्के हल्के रोए भी पाए जाते हैं। तो इसी तरह से ये प्लांट को स्टडी करने का तरीका यही है कि आप जब कभी भी इसको फील्ड में देखें तब आपको ये टेक्सोनॉमिक पैरामीटर याद आ जाएंगे, तो आप प्लांट को वहीं के वहीं समझ सकते हैं और उसको जान सकते हैं। तो अगर कहा जाए कि इसका हैबिटेट लिखना है तो आपको लिख देना है एनुअल हर्ब होता है और कल्टीवेट किया जाता है मेनली इनके सीड्स के लिए जो कि ऑयल यील्डिंग होते हैं। रूट के बारे में लिखना हो तो आप लिख सकते हैं टैप रूट होती है और उसमें ब्रांचिंग भी बाद में हो जाती है काफ़ी। स्टेम अगर देखा जाए तो हर्बेशियस आपको दिख रहा है, इरेक्ट है, सिलिंड्रिकल है, सॉलिड है, ग्लैबरस है और हेरी है। तो थोड़ा छू के देखेंगे तो वो आपको थोड़ा सा ग्लैबरस सा इसमें टच महसूस होता है। जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको आप ध्यान में रखिए कि जो फ्रूट है वो सिलिक्वा है, करेक्टरिस्टिक होता है। सवाल हो गया एंडोस्पर्मिक है कि नॉन एंडोस्पर्मिक है, तो आंसर होगा नॉन एंडोस्पर्मिक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए, तो क्लाइमेट इसको थोड़ा टेम्परेचर, क्योंकि ब्रेसिकेसी फैमिली पूरी जो है वो कोल क्रॉप कहलाती है, तो इसको यही कहते हैं कि ठंडक में ही ये प्लांट उगना पसंद करते हैं। और आप अक्सर देखते हैं कि ब्रेसिकेसी के जो भी मेंबर्स हैं वो आपको जाड़े के दिनों में सब्ज़ी की दुकान पे दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये तो सब इसके बेसिक फैक्ट हैं। अब फिर इसके बाद हम लोग जो लैब में है उसका काम करेंगे। तो इस तरह से एक फील्ड स्टडी आपने यहाँ पर कर ली इस वीडियो के माध्यम से। और आपके पास भी अगर सरसों के सीड्स हैं तो उनको गमले में लगा के आप देख लीजिए, आजकल कुछ ही दिनों में उसमें प्लांट डेवलप हो जाएगा और फ्रूटिंग भी हो जाएगी। अब हम इसको लैब में ले आए हैं तो लैब में आप ला के देख सकते हैं इसको। तो ये जो प्लांट है, क्योंकि ये फ्रूटिंग भी इसमें हो चुकी है, तो काफ़ी आपको सिलिकोआ टाइप के फ्रूट्स भी दिख रहे हैं। और साथ ही साथ जो लीव्स हैं वो भी आपको काफ़ी श्रिंकेंड दिख रही हैं और मुरझाई सी दिख रही हैं, और काफ़ी मतलब उनका कलर भी उतना ब्राइट ग्रीन नहीं रह गया है। डिजीज़ भी इसमें अक्सर हो जाती हैं, वो भी आप स्पॉट्स देख रहे हैं। अब क्योंकि पत्तियों का ऐसा कोई इस्तेमाल आगे जल्दी नहीं होता, प्लांट बेसिकली ऑयल यील्डिंग है, तो उसमें अगर इन्फेक्शन है भी तो कोई उस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर ये इन्फ्लोरेसेंस भी आपको हल्का सा नज़र आ रहा है, जिसमें आपको ऊपर की तरफ एक अम्ब्रेला नुमा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, उसी को बोलते हैं कॉरिम्बोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, और बेसिकली ये रेसीम होता है। तो ये एक जब लैब में आता है तो आप पहले इसका हैबिट स्टडी कर लीजिए, ब्रांचिंग देख लीजिए किस तरह की है, कैसी है, एक ओवरऑल लेंथ का अंदाज़ा हो जाता है प्लांट का। पत्तियों का अरेंजमेंट क्या है वो सब हमें देखते हुए चलना है। तो जब हम शुरू करेंगे तो हैबिटेट से करेंगे, उसके बाद हम इसमें रूट को देखते हैं। और रूट अक्सर जो है वो प्लांट्स की हम नहीं लेके आते हैं, क्योंकि प्लांट को वहाँ पे ग्रो कराना ज़रूरी होता है जहाँ पर वो उग रहा है, तो एक आध ट्यूब लेके आ जाते हैं। ये फ्रूट आप इसका देख रहे हैं जो सिलिकोआ है और अंदर इसमें सीड भरे हुए हैं। तो ये जो बाहर का पोर्शन है ये भी ग्रीन होता है, इसमें क्लोरोफिलस होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट सीड्स का होता है वो बड़ा अच्छा इसमें होते इस प्लांट में होता है। अब आप इसका ये स्टेम देख रहे हैं, स्टेम के ऊपर आपको लीफ का ओरिएंटेशन दिखाई पड़ रहा है, फिलोटेक्सी किस तरह की है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि अपोजिट तो नहीं है, क्योंकि अपोजिट होती तो आमने सामने से दो पत्तियाँ निकलती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और ये अल्टरनेट करती हुई पत्तियाँ निकलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि लीव्स जो हैं वो सिंपल हैं, अल्टरनेट हैं, और स्टिप्यूल इसमें कोई नहीं हमें दिखा। जहाँ से लीफ निकल रही है वहाँ पे कोई एडिशनल स्ट्रक्चर नहीं है, स्टिप्यूल नहीं है। तो कोई स्टिप्यूल नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट हो गए। और जो नीचे की जो इसमें अगर हम स्टेम को देखें तो वो एकदम ठोस होता है अंदर से, और तो सॉलिड होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और इसकी जो आउटलाइन है वो भी आपको सर्कुलर सी दिखाई पड़ रही है।
उसके बाद आप लीफ को और ध्यान से देखेंगे तो लीफ आपको जो उसके मार्जिन है वो सेरेशंस से दिखते हैं, कटी पटी होती है, और नीचे का जो पोर्शन है वो अचानक से एक थोड़ा शार्प एंगल लेके अंदर की तरफ मुड़ जाता है। इसको कहते हैं लाइरेट कंडीशन। तो जब लीफ का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो हम उसमें लाइरेट भी लिखते हैं। तो ये तो आप इसका पिट्यूल देख रहे हैं, लेकिन वो पिट्यूल पूरा लगभग कवर हो जाता है लीफ के नीचे वाले पोर्शन से, और क्योंकि वो एंगल लेते हुए नीचे की तरफ एकदम इस पर चढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो इसका पिट्यूल है वो पूरा एक पत्ती नुमा स्ट्रक्चर ही दिखाई पड़ता है। तो कभी कभी इसको हम यही कह देते हैं कि लीफ इसमें सेसाइल होती है, क्योंकि जो जहाँ से निकलती है वहाँ तक जो पत्ती का नीचे का मार्जिन है वो पहुँच जाता है। तो ये लाइरेट किस्म की पत्तियाँ होती हैं जिसमें इस तरह की घटना होती है कि नीचे का जो लोअर मार्जिन है वो अचानक से श्रिंक होता होता नीचे जहाँ से लीफ निकली है वहाँ तक पहुँच जाए, और ये जो शार्प एंगल ले के नीचे की तरफ जाता है, इस कंडीशन को हम लाइरेट कहते हैं। यहाँ पर आप रेटिकुलेट वेनेशन देख सकते हैं, बहुत ही सही दिख रहा है, हालांकि कुछ इसमें वायरल इन्फेक्शन वगैरह भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि पैथोलॉजी नहीं कर रहे हैं हम, इसमें मॉर्फोटेक्सोनॉमी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर ये मार्जिन देख सकते हैं, उसमें जो उसमें सेरेशंस या डेंटिशन का है वो देख सकते हैं, और साथ साथ इसमें जो रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो भी हम देख सकते हैं। यूनिकॉस्टेट है, मेन कॉस्टा जो है बहुत मोटा आपने देखा, और उससे फिर ब्रांचेस निकल के जाती हैं इधर उधर। और अगर इसको और ध्यान से देखेंगे तो इसमें लोअर सरफेस पे हल्के हल्के जो रोए से स्ट्रक्चर हैं तो वो भी पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से इसको हेरी भी कह देते हैं। तो कंप्लीट मिला के हम बोलें तो सिंपल अल्टरनेट एक्सिस स्टिपुलेट, लोअर पत्ती हैं, लोअर पोर्शन लायरेट होते हैं, अपर पोर्शन ऑब्लोंग या फिर लेंसुलेट, थोड़े थोड़े लंबे भी हो सकते हैं, यंग लीफ में लंबे होते हैं जैसे आपको वो नीचे पड़ी लीफ दिखाई पड़ रही थी। और यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन, हेरी और सेसाइल, ये हो गया पत्ती का डिस्क्रिप्शन। अब आप इन्फ्लोरेसेंस देख रहे हैं तो इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको फील्ड में भी दिखाया था कि ये वो कॉरिम्बोज रेसीम होता है, और ये सारे जो अनइक्वल लेंथ है पेडिसिल की फ्लावर्स की उनकी वजह से ये एक ही लेवल पे आके ख़त्म होते हैं तो अम्ब्रेला नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको कहते हैं कॉरिम्बोज रेसीम। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि सबका लेवल एक ही है फ्लावर्स का। तो जब इसमें फ्रूटिंग होती है उसमें भी आप देखेंगे कि जो किनारे की तरफ के फ्रूट्स होते हैं वो पहले मेच्योर होते हैं, अंदर के बाद में मेच्योर होते हैं, क्योंकि जो पुराने हैं उनकी पेडिसिल लंबी होती है, ऊपर तक आ जाते हैं। तो इसमें मैचुरेशन भी बाहर से अंदर की तरफ आता है और अंदर से बाहर की तरफ नहीं जाता। तो अंदर हमेशा आपको यंगेस्ट स्टेज मिलेगी, चाहे वो फ्रूट की हो फ्लावर की हो, और बाहर की तरफ आपको इसमें मेच्योर स्टेज वाले फ्लावर भी मिलते हैं और मेच्योर स्टेज के फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो फ्लावर भी आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी जो कोई ब्रैक्ट नुमा स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इनको हम ई ब्रैक्टिएट कह सकते हैं। पेडिसिल हमने देखी इसमें ठीक ठाक अच्छी लंबाई की होती है, तो पेडिसिलेट होते हैं और कंप्लीट हैं क्योंकि चारों वर्ल इसमें पाए जा रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर कंप्लीट। एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं और हर्माफ्रोडाइट भी हम कह सकते हैं। आप चारों चीज़ें इसमें दिखाई पड़ रही हैं आपको। क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट होता है और टेट्रामेरस फ्लावर्स होते हैं, चार होते हैं पेटल, चार होते हैं इसमें सेपल्स, तो टेट्रामेरस होते हैं। और क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट है, दो और दो में सेपल्स होते हैं, और जो कोरोला होते हैं वो चार में होते हैं, और वो एक दूसरे से क्रॉस बना के उगे होते हैं। तो इस वजह से इनको जब लिखते हैं तो C4 के आगे क्रॉस बना देते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस बनता है जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। दो अलग चल रहे हैं, दो अलग चल रहे हैं एक दूसरे को क्रॉस करते हुए, तो इनको कहते हैं क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट। और जो सेपल्स होते हैं वो दो और दो में होते हैं। तो ये सब बिल्कुल आप देखें कि ये अलग अलग हैं, आपस में अटैच नहीं होते चारों। जैसे और फ्लावर्स होते हैं उनमें सब कहीं जुड़े होते हैं, और ये उसमें एस्टिवेशन वगैरह भी आप देखते हैं कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, कौन पूरा बाहर है अंदर है। तो यहाँ पर थोड़े से ये इस तरह से ये क्रॉस नुमा एक अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक होता है सरसों के फ्लावर का। अब इनके हम पार्ट्स की स्टडी कर लेते हैं। फ्लावर जब देख लिया हमने तो अब इनके पार्ट्स देख सकते हैं। तो इसमें अब सबसे पहले हम जो नीचे का पोर्शन है उसमें सेपल्स को अलग करते हैं एक एक करके, तो चार होंगे, दो और दो में अरेंज होते हैं जिस तरह से सेपल्स हैं, वो दो और दो में अरेंज हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम जब निकालेंगे इसको तो ये चार निकलेंगे, दो एक साथ जाते हैं और दो एक साथ जाते हैं। फिर जब उनको आपको स्लाइड बनानी होगी तो सेपरेटली आपको चार दिखाने पड़ते हैं।
तो हमेशा फ्लावर को शुरू ऐसे ही करना चाहिए कि जो पहला उसका जो एक्सटर्नल मोस्ट उसका वर्ल है, जो कि सेपल्स ही होते हैं यूजुअली, तो उनको निकाल लीजिए। उनकी एक स्लाइड बन जाएगी। तो चार आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, थोड़े से लेंसोलेट शेप होता है इनका। और 2+2 में अरेंजमेंट होगा, तो जब फ्लोरल फार्मूले में लिखते हैं तो K2+2 हम लिखते हैं इसमें। उसके बाद जो बचेगा फिर अब जो उसके बाद है, तो अगला वर्ल आता है, वो आता है हमारा कोरोला का। तो कोरोला भी क्योंकि चार हैं, टेट्रामेरस हैं, तो वो भी चार होंगे। उनको भी इसी तरह से हम अलग कर सकते हैं। और ख़ास बात ये होती है कि ये जो भी सेपल्स होते हैं, ये कप लाइक एक कैविटी सी बनाते हैं इस तरह से, जैसा कि मैं हाथ करके बता रहा हूँ कि अंदर एक एक वो बन जाता है कैविटी। और उसको हम बोल देते हैं कि ये जो सैकेट टाइप के होते हैं, कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, कि एक कैविटी सी बना लेते हैं हल्के से अंदर डिप्रेशन लिया हुआ, उस वजह से इनको हम सैकेट भी कहते हैं। तो जो इसमें लेटरल वाले होते हैं वो सैकेट टाइप के होते हैं, और बाकी जो है वो नॉर्मल होते हैं। इसके बाद ये बात आती है कोरोला की। तो ये आप ब्राइट येलो कलर के आप देख ही रहे हैं कोरोला। और इनका शेप भी बहुत ही एक क्रेटेरी फॉर्म इसको बोलते हैं। नीचे की तरफ आप इसका लोब देखेंगे तो वो अंदर की तरफ एक कर्वेचर लेता है और साथ साथ पतला होता चला जाता है। तो बाहर की तरफ तो इन्फ्लेटेड होता है, लेकिन अंदर की तरफ ये काफ़ी अंदर की तरफ पतला सा हो जाता है, टेपर कर जाता है। तो ये शेप आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर ये चार जो इनके सपल्स हैं वो भी अलग करके आप देख सकते हैं। तो ऊपर आप देखिए ये स्पून लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ऊपर इन्फ्लेटेड है, नीचे की तरफ ये बहुत ज़्यादा एकदम टेपर कर जाता है और वही जाके नीचे अटैच होता है। तो कैलेक्स के बाद अगर जब हम कोरोला लिखेंगे तो कोरोला में जो पॉइंट लिखना है उसमें यही लिखना है कि पेटल्स 4 होते हैं और फ्री होते हैं। तो पॉलीपेटलस कंडीशन हो गई, क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट इनका होता है, क्रॉस बनाते हैं आपस में, वेलवेट हो गए, इन्फीरियर हो गए, येलो हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इसमें एंडोशियम की, जो कि 6 हैं। तो यहाँ पे आपके 6 आप एंडोशियम देख रहे हैं। और टेट्रा डायनेमस कंडीशन इसकी होती है। दो वर्ल इसमें पाए जाते हैं। जो आउटर वर्ल है उसमें दो छोटे होते हैं, और जो इनर वर्ल है उसमें चार बड़े होते हैं। और ये सभी के सभी जो हैं वो बेसी फिक्स्ड होते हैं, बेस से जुड़े होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते, फ्री होते हैं। और जो इनकी लोब्स हैं ऊपर की वो इंट्रोज होती हैं, अंदर की तरफ खुलती हैं। चार ग्रीन नेक्टरीज भी प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इनके बेस पर जाके देखें जहाँ से ये जुड़े हुए होते हैं, नीचे के जो जहाँ से इनका जुड़ाव है इनके स्टॉक का, उस पर हम जाके देखें, वहाँ पर हमें चार नेक्टरीज भी बहुत छोटी छोटी डॉट्स के फॉर्म में नज़र आती हैं इस पोर्शन पे। तो ये भी एक इसमें महत्व का पॉइंट है कि इसमें नेक्टरीज भी पाई जाती हैं एंडोशियम में। पोजीशन कही जाए फ्लावर के संदर्भ में तो हम इसको यही कहेंगे कि ये इन्फीरियर है। तो यहाँ पर आप देख रही है दो बाहर के छोटे छोटे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, चार अंदर के बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो कंडीशन हो गई टेट्रा डायनामस। और ये टेट्रा डायनामस कंडीशन भी करेक्टरिस्टिक कंडीशन पाई जाती है, जो कि ब्रासिका कंप्रेस्टिस में आप फ्लावर में देखते हैं। तो अगर आप बारी बारी फ्लावर को सब पार्ट अलग करेंगे एकदम एक क्रम में, ये सेपल्स अलग कर दिए, पेटल्स अलग कर दिए, फिर आप उसमें एंडोशियम देखिए, एंडोशियम का बेस देखिए, वहाँ पे नेक्टरिस दिख जाएंगे। एंडोशियम में आपको 6 दिखेंगे, और 6 में आपको 2 बाहर छोटे दिखेंगे और 4 बड़े अंदर दिखेंगे, जो लगभग उनकी लेंथ हल्की सी ज़्यादा होती है, जो कि इसका जो स्टाइल होती है ओवरी की उससे। तो वो उसके ऊपर ख़त्म होते हैं, और जो छोटे वाले हैं वो उसके लगभग मीडियन पोर्शन पे ही ख़त्म हो जाते हैं, जो बाहर की तरफ होते हैं। तो इनको भी आप अलग अलग करके देख लीजिए, तो लेंथ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि दो छोटे
कितने छोटे हैं और जो बड़े वाले हैं वो छोटे वाले से कितने बड़े हैं। आसान फ्लावर होता है करने के लिए। अब ये देखिए सब निकल गया। अब जो बच रहा है वो सिर्फ फीमेल पार्ट है, गायनोशियम वाला पार्ट। इसमें आप ऊपर की तरफ एक कैपिटेट टाइप का स्टिग्मा देख रहे हैं, छोटा सा एक स्टाइल देख रहे हैं, और उसके नीचे फ्रूट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, तो वो वहाँ से स्वेल करना शुरू हो चुका है। तो आपको वो स्वेलिंग नज़र आ रही है बिल्कुल। जो नीचे का पोर्शन, एक तो ऊपर आपको येलोइश कलर का दिख रहा है वो स्टिग्मा, उसके नीचे जो थोड़ा सा आपको स्टॉक सा दिख रहा है वो स्टाइल है, और उसके नीचे का जो पोर्शन है वो गायनोशियम का बेस है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो गायनोशियम को अगर हम कहें तो ये बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर होता है और यूनिलोकुलर होता है यूजुअली, लेकिन इसमें फॉल सेप्टम बनता है और जिसकी वजह से ये बाइलोकुलर भी दिखाई पड़ता है। और इस सेप्टम को, जो फॉल सेप्टम बनता है, इसमें यहाँ पर रेपलम नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कि रेपलम कहाँ पाया जाता है, तो आंसर होगा गायनोशियम में पाया जाता है, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस के। और ये फॉल सेप्टम होता है जिसकी वजह से उसकी ओवरी यूनिलोकुलर होने के बावजूद भी बाइलोकुलर दिखती है। प्रेजेंटेशन पैराइटल होता है, स्टाइल मैंने बता दिया, बहुत छोटा शॉर्ट सा होता है, और स्टिग्मा आपका बाइलोब्ड और कैपिटेट टाइप का होता है। तो इसको भी आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी दुश्वारी नहीं होती। अब ये आप जो देख रहे हैं ये सिलिक्वा, इसका जो फ्रूट है वो है, और यही डेवलप होने के बाद सारे कुछ फ्लावर के पार्ट गिर जाते हैं, और जो गायनोशियम का पार्ट है आफ्टर फर्टिलाइजेशन का, वो इस तरह से एक फ्रूट बनाता है जिसको सिलिक्वा कहते हैं। और अगर आप इसका सेक्शन कर लेंगे तो आपको जो कंडीशन है दिख रही है वो आपको जो बताई गई है वो दिख जाएगी। उसमें आपको लॉक्यूल्स भी दिखाई पड़ेंगे, फॉल सेप्टम भी हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा, और प्रेजेंटेशन भी पैराइटल दिख जाएगा। तो उसके लिए कोई भी एक फ्रूट लेके आप उसका सेक्शन करके देख सकते हैं। तो उसमें आसान होता है ये चीज़ें पता करना कि इसमें जो गायनोशियम है उसमें किस तरह का प्रेजेंटेशन है और कितने उसमें लॉक्यूल्स हैं। तो ये पता करने के लिए हमेशा हमें टीएस करनी पड़ती है फ्रूट की। तो यहाँ पर वैसे गायनोशियम की भी कर सकते थे जो आपने अभी देखा था, लेकिन फ्रूट की कर लीजिए, क्योंकि फॉल सेप्टम थोड़ा सा लेट बनता है। तो वो अगर यंग स्टेज में देखेंगे तो फॉल सेप्टम या रेपलम जो होता है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, और अगर मेच्योर में देखेंगे तो हमें रेपलम दिखाई पड़ जाता है। तो इस तरह से सारे जो पार्ट हैं वो हो गए। इसमें हमने हैबिट देख लिया, हैबिटेट देख लिया, रूट के बारे में बात हो गई, स्टेम देख लिया, लीफ देख ली, इन्फ्लोरेसेंस देख लिया, फ्लावर देख लिया, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम देख लिया, गायनोशियम देख लिया, फ्रूट भी देख लिया। अब जो बात रह जाती है वो बस सीड देखने की होती है। तो क्योंकि अभी ये उतना मैच्योर नहीं हुआ कि इसमें आपको सीड जो ब्राउनिश ब्लैक कलर के होते हैं वो दिखाई पड़े, लेकिन हल्के हल्के आपको बनते हुए ग्रीन कलर के दिखाई पड़ जाएंगे जब इसकी टीएस आप करके देखेंगे। तो जब आपको प्रैक्टिकल में ये मिलता है प्लांट, तो आपको इसी तरह से इनमें सब चीज़ों की अलग अलग स्लाइड बना के अपनी टेबल पे छोड़ना होता है, ताकि आपका ये अंदाज़ा हो जाए कि आप कितना जानते हैं। अब यहाँ पर टीएस करना है, बहुत सिंपल सा काम है। तो वीटीएस करना है, वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन काटना है आपको। उसको आप हैंड लेंस से देख सकते हैं या नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसमें क्योंकि बड़ा है तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यहाँ देख लीजिए ये सेक्शन इसका आ गया। और यहाँ पर आप वो देख सकते हैं कि एक बीच में आपको ये सेप्टा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसी को रेपलम या फॉल सेप्टम कहते हैं, और इसी वजह से ये बाइलोकुलर दिखाई पड़ती है। हालांकि अगर इसको बेसिकली कहें तो ये यूनिलोकुलर होती है, और ये फॉल सेप्टम की वजह से बाइलोकुलर कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है इस पर्टिकुलर सिलिक्वा फ्रूट में जो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस का है।